हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो हमने कुछ कॉमन सिनेरियोज ऑब्जर्व करे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि हम जब आम का अचार बनाते हैं तो आम को हम नमक के पानी में डाल देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में जब वो अचार में कन्वर्ट होता है तो वो श्रिंक हो जाता है, यानी जो अचार का आम का जो पार्ट है वो श्रिंक हो जाएगा। वैसे ही हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रेजन्स हैं, मतलब किशमिश हैं, तो जब हम उसको दूध के अंदर ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, सुबह हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। या मुरझाए हुए फूल को जब हम पानी में डाल देते हैं ना, उसकी स्टेम को पानी में डाल देते हैं तो हम देखते हैं वो फ्रेश हो जाता है। तो ऐसा क्या हो पा रहा है, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हो पा रही हैं जिस वजह से ये जो पैटर्न है हमें देखने को मिल रहा है। इन सब के पीछे एक रीज़न है और उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे कि एक्चुअल में ऑस्मोसिस क्या है, क्या ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो भी हमने अभी एग्जाम्पल देखे, चाहे उसमें आम को अचार में कन्वर्ट करना हो, चाहे रेज़न यानी किशमिश को ओवरनाइट सोक करके रखना हो, या फिर किसी मुरझाए हुए फूल के स्टेम को पानी में डाल करके उसको फिर से फ्रेश बना देना हो, इन तीनों चीज़ों में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं और वो है कि इन तीनों में एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये अपने अंदर से जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको तो अपने अंदर से अलाउ कर देती है आर पार होने के लिए, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको वो रोक लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चाय छानते हैं, ठीक है, तो जो हम उस छलनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है, वैसी ही होती है कि आप उसमें से जब उसमें चाय डालते हो तो जो चाय की पत्ती यानी जो बड़े पार्टिकल हैं वो रुक जाएंगे, लेकिन जो छोटे पार्टिकल हैं यानी जो चाय है, जो लिक्विड है, वो उसके अंदर से आर पार हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली ऐसी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम SPM भी बोल देते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है ना, एक थिन स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर से स्मॉलर पार्टिकल्स को अलाउ करता है पास होने के लिए, और जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो आर पार नहीं होने देता है। अब स्मॉलर पार्टिकल्स क्या है? तो जो सॉल्वेंट होता है उसके पार्टिकल्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। ठीक है, अब जब हम उसके अंदर सोल्यूट डालते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बड़े। अब ये क्या करता है, ये अपने अंदर से छोटे पार्टिकल्स को तो पास कर देगा। छोटे पार्टिकल का मतलब क्या है? सॉल्वेंट के पार्टिकल को ये क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, है ना। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये अलाउ कर देता है अपने अंदर से आर पार होने के लिए। क्यों कर देता है? बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज, क्योंकि वो साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स को ये अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बड़े, है ना, तो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है। वाई? बिकॉज वो लार्जर होता है, उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात समझ में आई? तो ये है कि एक थिन नेटवर्क होता है जिसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो क्या काम करता है, अपने अंदर से स्मॉलर पार्टिकल्स को तो अलाउ कर देगा अपने अंदर से आर पार होने के लिए, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ कर देगा, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करता क्योंकि उनका साइज होता है कंपैरेटिवली बड़ा। ठीक है, अब इसी प्रोसेस से होता, मतलब इसी के कारण एक प्रोसेस अकर होती है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो क्या होता है ऑस्मोसिस में? ऑस्मोसिस में हमारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या हो गया ऑस्मोसिस? एक ऐसी प्रोसेस जहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको समझो जरा। हम यहाँ पर मानते हैं, ऐसा मान लो ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है। ठीक है, सही है। इस बीकर में यहाँ पे, या इसको सेपरेट कर देते हैं या कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमने इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ये क्या है? ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
ओके, ये है हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब SPM। काम हमें पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या है। अब इधर हमने डाल रखा है, ये हमारा है सॉल्यूशन। क्या है इधर? इधर है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिक्स हो रखे हैं, और इस साइड हमारा है प्योर सॉल्वेंट। इस साइड हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तो अब देखो क्या होगा, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है ना, यहाँ पे दोनों चीजें मिक्स है, यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है और बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। तो अब क्या होगा ऑस्मोसिस में? क्या बताया मैंने ऑस्मोसिस में कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों तरफ, दोनों साइड में से किधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? देखो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इधर ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सारे पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट के ही हैं। इधर अगर हम देखेंगे तो इधर कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के भी होंगे, कुछ पार्टिकल सोल्यूट के भी होंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? कम होगा, और इधर की साइड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब इस साइड से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब इस साइड फ्लो करने लगेंगे। तो मान लो अगर हमने ऐसा कर रखा था ना कि पानी था, प्योर सॉल्वेंट, मान लो हमारे पास वाटर था, प्योर सॉल्वेंट क्या था? वाटर था। वाटर में हमने नमक डाल दी, तो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्राइन बोल देते हैं। तो हमने इधर हमारे पास पानी और नमक दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन प्योर साइड ज़्यादा है, तो वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इधर फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मतलब सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है और इधर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो गई इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस। एक बार फिर से समझ लो क्या है ऑस्मोसिस, कि जब हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस चीज को कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता था ना, मतलब ऐसा ही हुआ कि यही पार्टिकल इधर आए, हो सकता था कि यहाँ से नमक का पानी उधर चला जाए प्योर साइड पर, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करेगी, सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगी। और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी किधर से किधर जाएंगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब अगर तुम अपनी किताब में देखो तो किताब में ना कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ होता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। देखो मैंने आपको बताया क्या है ऑस्मोसिस, कि जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। लेकिन कई बार बुक्स में हम देखते हैं, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ऐसा है, हम ये देखते हैं वहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो लोअर से हायर की तरफ हो रहा है। तो इस डाउट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? सॉल्वेंट। ठीक है, किसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो किसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ फ्लो हो रहा है? तो ये हो रहा है सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है अपना जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है। ठीक है, ये हो गया अपना पहला डेफिनेशन जो हम दे सकते हैं ऑस्मोसिस को। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल सोल्यूट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सोल्यूट के हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, है ना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जा रहे हैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो किसके लोअर से, किसके हायर कॉन्सेंट्रेशन पे? सॉल्वेंट के नहीं बल्कि सोल्यूट के। जरा समझो इसको कैसे होगा। हमारा क्या हो रहा है? मूवमेंट किधर हो रहा है? ये मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए। देखो है ना, इधर ये हो रहा है कि हमारा जो भी मूवमेंट है इधर की साइड हो रहा है। अब मैं कह रही हूँ पहला केस तो हम समझ गए कि सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। देखो कैसे, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ही है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन इसका इधर हो जाएगा, तो इसलिए इधर से इधर की तरफ हमारा
फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हम ये कह रहे हैं कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन किसके? सोल्यूट के। कैसे समझेंगे इसे? देखो, इधर हमारा सोल्यूट है क्या? नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है। जब यहाँ पे सॉल्वेंट है तो सोल्यूट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन बचा? यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, है ना। ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी है, नमक है ही नहीं इसमें, सोल्यूट है ही नहीं। जब इधर सोल्यूट है ही नहीं तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। किसका कॉन्सेंट्रेशन? सोल्यूट का। और इस साइड हमारा पूरा सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे नमक भी है, पानी भी है, यानी कि यहाँ पे सोल्यूट भी है। अब सोल्यूट है तो उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो होगा। अब जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा जीरो से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जीरो का मतलब है बिल्कुल ही नहीं है। तो इधर कुछ ना कुछ तो है ना, मतलब तभी सोल्यूशन बनाया जब आपने इधर सोल्यूट डाला है। इसका मतलब इधर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो जीरो से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो जीरो से बड़ा हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब इधर हमारा सोल्यूट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और इधर सोल्यूट का हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखो क्या हो गया? सोल्यूट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, यानी जीरो से इधर की तरफ आ रहा है, मतलब सोल्यूट के ही हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है। इन दो बातों को समझ लेना बिल्कुल ध्यान से कि ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन का क्या यहाँ पे सिस्टम है। तो क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, कि जब पार्टिकल सोलवेंट यानी सोलवेंट के पार्टिकल अपने ही हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, पहला तरीका। दूसरा हो सकता है कि जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सोल्यूट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई, सॉल्वेंट के हायर से लोअर की तरफ और सोल्यूट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ। डायरेक्शन सेम ही रहेगी, है ना, क्योंकि जिधर हमारा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उधर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो देखो इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से कम की तरफ। या दूसरा हम कह सकते हैं क्योंकि इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो सोल्यूट के कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ फ्लो कर रहा है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो अब ये हमने देख लिया, ये है अपना ऑस्मोसिस। अब क्या होता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक सकती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि हमने इसको रख रखा है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हमने देखा कि भाई जो पानी है, जो प्योर वाटर हमारे पास है वो नमक के पानी की तरफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये पानी इधर जाए, हम चाहते हैं कि ये रुक जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम एक पिस्टन लगा देंगे, ठीक है। ये हमने मान लो यहाँ पे एक लगा दी पिस्टन है। अच्छा, इसको ब्रेक करते हैं ना, एक पिस्टन इधर है और एक पिस्टन हमारी इस साइड है। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर हमारा फ्लो हो रहा है तो हम इधर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। मतलब जिधर हमारा प्योर सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है उस साइड हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। ध्यान रखना, जिधर हमारा सॉल्वेंट आ रहा है, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है जिस साइड, उधर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जब हम ऊपर से प्रेशर इस पे लगाएंगे तो धीरे धीरे प्रेशर हमने बढ़ाया, ये जो मूवमेंट है ये कम हो गया। प्रेशर और हमने लगाया, ये मूवमेंट और कम हो गया। प्रेशर हमने और लगाया, मूवमेंट और कम हुआ, और प्रेशर लगाया, तो एक टाइम पे इतना प्रेशर हम लगा देंगे कि ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है इधर वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब अब पार्टिकल इधर से इधर नहीं आ पाएंगे। इसी चीज को देखो क्या हुआ, अभी हमने सॉल्यूशन की साइड प्रेशर लगाया, है ना, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस की प्रोसेस, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो रुक गया। और इसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? द अप्लाइड प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब वो प्रेशर अप्लाई करने पर जिस पर ऑस्मोसिस प्रोसेस बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है, उस प्रेशर को कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? ठीक है भाई, ये चीज़ हम समझ गए। अब आगे देखते हैं। देखो जैसे इससे पहले ना बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, वहाँ पे हमने कुछ इक्वेशंस बनाई थी, तो वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करा जाता है पाई से, ठीक है। अब इसकी भी हम एक इक्वेशन देख लेते हैं कि कैसे बनेगी। इतना तो आपको समझ में आया है ना, हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या है भाई, ये कैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है और ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब जरा देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वेशन में हम कैसे, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, वो प्रेशर जो अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस
प्रोसेस रुक जाए, है ना, मतलब जो फ्लो है सॉल्वेंट का टुवर्ड द सॉल्यूशन वो रुक जाए, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर देखो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इससे पहले जितनी अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी दे वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, लेकिन ये जो ये है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलैरिटी के। ठीक है, तो क्या है हमारा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पाई है मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी कॉन्सेंट्रेशन, और सी से क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब है मोलैरिटी का। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी यहाँ पे रोल है, तो पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और टी के। सी क्या है, सी है मोलैरिटी और टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ये आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया, तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। समझ लो पाई क्या है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई क्या है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सी क्या है, सी है मोलैरिटी, सी है मोलैरिटी। आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, ये है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टी है टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर। तो ये हो गया अपना ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए इक्वेशन। इसको जरा हम थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं क्या, ये जो हमारा सी है यानी जो मोलैरिटी है उसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी। सी क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बताओ, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर हम मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब कि N2 है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब V इन लीटर, रिमेंबर दिस, और RT हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करो, बस N2 को भी हम और खोल सकते हैं, यानी मोल्स को, क्या मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो इसको करो पाई इज इक्वल्स टू N2 को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, यानी W2 अपॉन M2 इंटू V, और ऊपर क्या है R इंटू T, मल्टीप्लाई लगा देते हैं R इंटू टी। ये हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है भाई, क्या क्या है यहाँ पे, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, W2 क्या है, ये है मास ऑफ द सोल्यूट, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आया। अब इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बस इस इक्वेशन को कैसे हमें यूज करना है। यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्या कह रहा है ये एनसीईआरटी का एग्जांपल, तो ये कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, मतलब हमें कहा गया है कि हमारे पास प्रोटीन का मतलब एक सोल्यूशन है जिसमें प्रोटीन है, एक्वस सोल्यूशन है, पानी के अंदर प्रोटीन डला हुआ है। कितना है हमारा सोल्यूशन, 200 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें हमने 1.26 ग्राम प्रोटीन डाल रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इन 10 की पावर -3 बार। मतलब उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एट 300 केल्विन, यानी इस टेम्परेचर पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ये हमें दे रखा है 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, और हमें प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो जो जो गिवन है लिख लो। सबसे पहले क्या गिवन है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये, क्योंकि हमें लीटर में लिखना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 लीटर। फिर क्या गिवन है कि प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, यानी प्रोटीन हमें कितना दे रखा है, 1.26 दे रखा है। तो प्रोटीन मतलब W2 मास ऑफ द सोल्यूट कितना दे रखा है भाई, 1.26 ग्राम। और टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई हमें दे रखा है कितना, 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास मतलब M2। यहाँ पे लगा दो अपना फॉर्मूला, क्या हम अभी पढ़कर आए हैं, पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, W2 अपॉन M2 इंटू V इंटू R इंटू T। ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, यहाँ पे रख दो सारी वैल्यूज। पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 2.57 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। W2 हमें कितना दे रखा है, 1.26 ग्राम। R है गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.083।
T क्या है? T है टेम्परेचर, कितना दे रखा है? 300 केल्विन, और M2 हमें कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है? 0.2 लीटर। बहुत आसान है, बस इसको इधर ले जाओ और बस सॉल्व करना है। करते हैं। M2 हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2। सॉल्व कर लो इसको। तो देखो इसको हमने 2 से कट करा, कितनी बार? 0.1। ये हम करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब और कुछ हो रहा है भाई, ये नहीं जा रहा, तो अब इसकी हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। M2 इज इक्वल, हमने क्या करा? 0.63, 0.083 और 300, इन सब की हमने मल्टीप्लाई करी, और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 15.687। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल गया। यहाँ पे हमने करा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो 0.257 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 15.687 को 0.257 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 61.038 इंटू 10⁻, देखो जो -3 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 पावर हो जाएगी। ठीक है। अब ये 10 की पावर +3 है, तो इसे हम 1 2 3 पॉइंट उधर खिसका देते हैं, तो हमें कितना मिलेगा? 61038 ग्राम पर मोल। ये हमें मिल गया मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, आसान है, बहुत सिंपल है। अब देखो एक बात यहाँ पे मैं बता देती हूँ, हमें ना ये कई बार पूछा जाता है, जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया या कार्ब्स हो गए, ठीक है, तो ऐसे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हमने देखा भी यहाँ पे किसका हमने निकाला? प्रोटीन का निकाला। प्रोटीन क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि ऐसे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मोलर मास आता है वो कंपैरेटिवली लार्जर आता है। देखो कितना आया? 6, मतलब ये हमें इतना बड़ा देख रहे हैं 61038। इससे पहले हमने जब भी मोलर मास निकाला है तो वो 100 या 300 400 यहाँ तक आते हैं, लेकिन ये हमारा देखो कितना बड़ी डिजिट आई है। तो जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलर मास बड़ा होता है, ज़्यादा मोलर मास हमें मिलता है, और उसको निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका सेम टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? दो सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर NaCl सॉल्यूशन पाया जाता है ना, मतलब ब्लड सेल के अंदर फ्लूइड होता है जिसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है। कितना होता है? 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन हमारे ब्लड सेल के फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% से ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। याद रखना है कि वो सॉल्यूशन जिनका जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? 0.9% मास बाय वॉल्यूम से ज़्यादा है, उनको हम क्या बोल देंगे? उनको बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। दूसरी तरफ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका जो सोडियम क्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% से क्या हो? कम हो, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो क्या होगा अगर आपने ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर आपने डाला जिसमें जो सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज़्यादा होगा। यही तो है ना, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है। इसका मतलब आपने ब्लड सेल्स ली, उन सेल को आपने ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाला जिसमें NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9 मास बाय वॉल्यूम से ज़्यादा है। अब क्या होगा ऐसे में, जब आप उसको सेल को उसके अंदर डालोगे तो हम देखेंगे कि सेल के अंदर जो वाटर है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने सेल्स को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा? देखो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल है, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है NaCl का वो क्या है?
कम है, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो ये कॉन्सेंट्रेशन है NaCl का वो ज़्यादा है। और हमें ऑस्मोसिस हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है ऑस्मोसिस, जहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो जैसे ही हम ऐसे सॉल्यूशन में सेल को डाल देंगे, तो अब देखो कहाँ पे पहले हम ये चेक करते हैं कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से किधर ज़्यादा होगा। तो बताओ किधर ज़्यादा होगा, तो सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे। मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, यानी जो अपना वाटर है, वाटर कहाँ से, वाटर यहाँ से। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। बाहर जो हमारे पास है वाटर, उसके अंदर हमने नमक ज़्यादा डाल रखी है, तो नमक ज़्यादा है इसका मतलब सोल्यूट भी ज़्यादा हो गया। अब सोल्यूट ज़्यादा है तो जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन हमारा है जहाँ पे यही हम समझते हैं 0.9% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 100 ml पानी के अंदर हमने 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल रखी है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सेल के अंदर की कहानी। लेकिन जब हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं हाइपरटोनिक, तो उसमें क्या होगा कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपने नमक 0.9 ग्राम नहीं डाली होगी, बल्कि उससे ज़्यादा डाल रखी होगी। अब ऐसे होने से क्या हो जाएगा, ऐसा होने से जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें हो जाएगा कम, क्योंकि आपने सोल्यूट ज़्यादा ऐड कर दिया ना, है ना। 100 ml ही है टोटल। अब 100 ml में आपने पहले तो 0.9 ग्राम डाल रखा था सॉल्यूट, तो बाकी का बचा हुआ सारा सॉल्वेंट था। लेकिन जब हमने मान लो इसके अंदर 2 ग्राम अगर हमने सॉल्यूट डाल दिया, तो अब हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट कम बच गया कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस यही कहता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो जैसे ही हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक सेल डालेंगे, तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो क्या होगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर का पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा उस सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस की वजह से। और धीरे धीरे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, यानी सेल सिकुड़ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ हमें देखने को मिली थी जब हम आम का क्या बनाते हैं, अचार डालते हैं, उसको जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर डालते हैं, तो वो जो प्लांट सेल है, वो आम एक प्लांट सेल है, तो उस प्लांट सेल में जो सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग है। और जब हम उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं जहाँ पे नमक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो वाटर है, उस आम के अंदर का जो वाटर है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और उसकी जो सेल हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। और उसी वजह से आम क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। जब अचार डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन से कम है। मतलब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो नमक है वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम से कम डला हुआ है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, अब मेरे पास एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने सेल डाल दी। अब यहाँ पे देखो कहानी फ्लिप हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अब हमारा जो सेल है, ये हमारा सेल का यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन मान लेती हूँ, और ये हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% से कम रहेगा, 0.9% से कम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब अभी हम सेल की तरफ तो 0.9 ग्राम सोल्ट डाल रहे हैं 100 ml पानी में, लेकिन जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें हम 0.9 से कम डालेंगे, मतलब 0.5 डालेंगे या कुछ इतनी डालेंगे, तो कहानी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अब जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हमारा बाहर ज़्यादा हो जाएगा और अंदर बाहर ज़्यादा हो जाएगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का, और सेल के अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट हो गया इसका। देखो पहले ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड, है ना, क्या हो रहा है देखो। तो इससे पहले जैसे हमारा क्या हो रहा था कि हमारा सेल मतलब वाटर जो है वो बाहर आ रहा था, लेकिन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है
नमक की हम बात ही नहीं कर रहे, हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना। बाहर हमारा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन से, है ना, वो जो सॉल्यूशन हमने डाला है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाला है, उसमें से जो वाटर है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो वाटर फ्लोज ऑन टू द सेल, मतलब सेल के अंदर पानी जाता है जब आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, और उसकी वजह से सेल स्वेल हो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं। ठीक है, यही चीज़ हमने देखी रेजन के अंदर। जब आप मुनक्का को, किशमिश को मिल्क के अंदर डालते हो तो क्या होता है, इसी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो वाटर है मिल्क के अंदर वो किसके अंदर चला जाता है, उस किशमिश के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसकी सेल फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। और बिल्कुल यही चीज़ हमें फ्लावर में देखने को मिलती है। जब एक फ्लावर मुरझा जाता है, उसके स्टेम को आप पानी में डाल देते हो तो वो क्यों मतलब कुछ टाइम के बाद में वो दोबारा से थोड़ा खिला खिला और फ्रेश हो जाता है, वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम उसको डालते हैं, नमक के पानी के अंदर थोड़ी डालते हैं ना, प्योर वाटर के अंदर डालते हैं, जहाँ पे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन, वो सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम है, जिस वजह से पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता है और वो फ्लावर फिर से फ्रेश लगने लगता है। ठीक है, अब एक टॉपिक और बचा है यहाँ पे जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको और समझ लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से हम समझेंगे कि हमारे पास इधर फ्रेश वाटर है, इधर सोल्ट वाटर है, मतलब सॉल्यूशन है। अब हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं ना, ये पिस्टन है, पिस्टन से बीच में क्या है, देखो ऐसा ना कि ये हमारा एक कंटेनर है, इधर फ्रेश वाटर है, इधर सोल्ट वाटर है, मतलब सॉल्यूशन है, बीच में हमने ये SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, और ये है पिस्टन जिसपे हम प्रेशर लगाएंगे। अब इससे पहले हमने ये देखा था कि जब अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने से क्या होता है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रुक जाती है। ठीक है, तो इधर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर जिस पे ये प्रोसेस रुक जाएगी, है ना, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, मतलब पहले क्या होगा, पहले कुछ ऐसा होगा कि फ्रेश वाटर से सोल्ट वाटर की तरफ पानी जाएगा, कुछ इस तरीके की डायरेक्शन होगी ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस अगर हमने कुछ नहीं कर रखा, भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रखा, तो इसी अरेंजमेंट में क्या होगा कि फ्रेश वाटर से जो पानी है वो सोल्ट वाटर की तरफ यानी सॉल्यूशन की तरफ जाता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। वो प्रेशर जिस पे ये प्रोसेस का मतलब रुक जाएगी बिल्कुल, वो प्रेशर जिस पे फ्रेश वाटर इधर जाना बंद हो जाएगा, उसको कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, अब अगर मैं इधर और ज़्यादा प्रेशर लगा दूँ, मतलब मैंने प्रेशर लगाया, इधर मूवमेंट रुक गया, अब अगर मैं और उससे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दूँ तो क्या होगा, तो कहानी में आएगा ट्विस्ट और यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा कि पहले जब ये पार्टिकल इधर से इधर फ्लो कर रहे थे, मतलब फ्रेश वाटर जब सोल्ट वाटर की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जो ये फ्लो था ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा, फ्रेश वाटर सोल्ट वाटर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सोल्ट वाटर में से जो पानी है ना, जो सॉल्वेंट है, वो किधर आएगा, फ्रेश वाटर की तरफ आ जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, कहानी उल्टी पड़ जाएगी। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमारे पास कुछ ऐसा हो रहा था कि जो फ्रेश वाटर था, मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, वहाँ से लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में अब हमारा सॉल्यूशन यानी जिधर हमारा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है उधर से ज़्यादा की तरफ फ्लो करेगा, और क्योंकि ऐसा नेचर में होता नहीं है ना, लेस कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ फ्लो नहीं करती है ना स्पॉन्टेनियसली, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से क्या होगा कि ऑस्मोसिस उल्टा हो जाएगा। पहले जो फ्रेश वाटर से सोल्ट वाटर की तरफ जा रहा था, फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट का, अब अपोजिट हो जाएगा। अब सोल्ट वाटर से मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकल के फ्रेश वाटर की तरफ जाता रहेगा, तो इधर हमारा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, फ्रेश वाटर का। ठीक है, इसी चीज़ को कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जब हम सॉल्यूशन की साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, और ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो अपने लेस कॉन्सेंट्रेशन से यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, और इसी चीज़ को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत काम की चीज़ है। देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, RO,
हमने सुना है क्या होता है, घरों पे सबके प्योरीफायर लगे होते हैं, वहाँ पे इसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है। क्या होता है कि जो हम वाटर डालते हैं जो इम्प्योर होता है, जिसमें सॉल्ट कंटेंट होता है या बाकी चीज़ें होती हैं, तो उस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। कितना प्रेशर? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस वजह से क्या होता है, जो पानी हमने डाला उस पानी में से, मतलब जो हमने सॉल्यूशन हमने दिया है उस सॉल्यूशन में से प्योर वाटर के मॉलिक्यूल निकल के फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं, और हमें किधर, हमें यहाँ से देखो वाटर ड्रॉपलेट आ रही है, मतलब हमें प्योर पानी मिल जाता है। इसी प्रिंसिपल का, रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करा जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये पूरा लेक्चर हमें समझ में आया है। अब बस इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचा है, एबनॉर्मल मोलर मास, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।